जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में कार्रवाई हो रही है, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनकी राजनीति धराशायी हो रही है। इनके स्टेटहुड के सपने पर पानी फिर रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एनआईए का एक्शन हो रहा है। यहाँ पर जिस तरह का मॉड्यूल सामने आ रहा है, जैशे मोहम्मद से लेकर एक नए संगठन अंसार गजवातुल, इसके नेटवर्क को पकड़ा जा रहा है। उससे अब इनके जो कश्मीर में पूर्ण राज्य का इनको दर्जा पाना था, जो कश्मीर में सब ठीक है कि इनको बात करनी थी, वो अब हो नहीं पा रही है। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट मामले में अभी जम्मू कश्मीर में करीब 200 जगह छापेमारी पड़ी है। अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, इन सब जगहों पर अलग अलग जगह से हिरासत में लिए जा रहे हैं। और नौबत ये आ गई है कि डर के मारे कुछ तो घर से भाग गए हैं और एकाध ने तो सुसाइड भी करने की कोशिश की है। इसी में एक है जो कि सहारनपुर का जो डॉक्टर पकड़ा गया आदिल राथर, उसी का ही सहयोगी जसीर बिलाल, उसके पिता को पकड़ा गया था। बिलाल अहमद को पुलिस ने हिरासत में लिया, जसीर बिलाल को लिया, एक और शख्स को लिया। और जो पिता है वो ड्राई फ्रूट कारोबारी है, 50 साल करीब उम्र है, उसको छोड़ दिया गया था, लेकिन बेटा हिरासत में था। उसके बाद जो उसने उसका पिता है, जसीर बिलाल के पिता ने आत्महत्या कर ली, खुद को आग लगा ली। हालांकि अस्पताल में भर्ती है, पर अब इनका कहना है कि डर के मारे ऐसा किया, सुरक्षा के कारण चिंता थी। लेकिन क्या चिंता थी वो तो वही जानता है, क्योंकि जसीर बिलाल के ऊपर आरोप है, उसके बेटे के ऊपर आरोप है कि वो उमर मोहम्मद के को टेक्निकल सपोर्ट देता था। विस्फोट के लिए वो ड्रोन को मॉडिफाई किया करता था। सारी कारीगरी इन्होंने आतंकवाद में दिखानी है, सारी काबिलियत वही दिखानी है। डॉक्टरी हो, विज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो, सारी तकनीकी योग्यता हो, सब आतंकवाद में ये लोग दिखा लेंगे। अब उसके पिता ने किस लिए आत्महत्या की, क्या पता कहां तक तार जुड़े हैं, वो खुद कहां तक जुड़ा हुआ है, क्या पता क्या क्या खुल जाए। तो व्यक्ति को लगता है कि यही कम से कम रुक जाए, कि परिवार में कौन कौन इसके अंदर लपेटे में आ जाए। तो क्या किस तरह का डर था, क्या स्थितियां थी, क्या किसी ने मजबूर किया उसे ऐसा करने के लिए, ये तो जांच में ही पता चलेगा। ऐसे ही और भी जगह लोग पकड़े जा रहे हैं, पूरे भारत में कार्रवाई हो रही है। 30 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिसमें 20 तो अकेले डॉक्टर ही हैं। जम्मू कश्मीर से कई डॉक्टर पकड़े गए हैं, इसके अलावा यूपी में लखनऊ से, कानपुर से, इसके बाद हरियाणा में हुआ है, फरीदाबाद से, नूह से, हापुड़ से गिरफ्तारी। दिल्ली में आमिर नाम का डॉक्टर पकड़ा गया है, जिसने सेफ हाउस उपलब्ध कराया था उमर मोहम्मद को। पंजाब से डॉक्टर पकड़ा गया, उसके तार जुड़े बंगाल से भी एक और एक डॉक्टर पकड़ा गया है। पूरे डॉक्टरों का नेक्सस सामने आ रहा है कि सब मिलकर भारत को दहलाने में ही लगे थे। भारत को आप तोड़ नहीं सकते तो भारत को बम से उड़ा दो, यही इनकी कोशिश रहती है और यही चल रहा था। अब जिस पर एनआईए को जिम्मेदारी दी गई है और एनआईए से पूरी तरह से इस मॉड्यूल को ध्वस्त करना चाहता है। जो व्हाइट कॉलर में मॉड्यूल की बात हो रही है, और ये कोई नया है नहीं वैसे, क्योंकि ये पहले से होता रहा है। कोई इंजीनियर कभी शामिल रहा है, कभी कोई टेक्नीशियन शामिल रहा है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल रहे हैं, अमीर लोग तक रहे हैं जो फंड करते रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि इतने बड़े स्तर पर ये फैला हुआ था और इसमें सब एक ही प्रोफेशन के लोग शामिल थे, ये अपनी तरह की नई बात है। और इसीलिए कि अब कोई दोबारा ये हिम्मत ना कर सके, अब ये नेटवर्क दोबारा ना खड़ा हो सके, तो इसको पूरी तरह से जड़ से खत्म करना है। इसके लिए कार्रवाइयां हैं और इसीलिए उमर मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चला, विस्फोटकों से एक सीमित विस्फोट करके उसके घर को उड़ाया गया, ताकि 10 लोग और देखें कि यहाँ पर अगर आप आतंकवाद के लिए समर्थन करते हैं तो आपका क्या हो सकता है। तो ये काम तो सरकार की तरफ से चल ही रहा है, कार्रवाई चल ही रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगी हुई है। लेकिन परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार को, फारूक अब्दुल्ला, कि ये जो धमाका हुआ है इसके लिए पूरे कश्मीरियों को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। आखिर आप लोग कब हमें हिंदुस्तानी मानेंगे? इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। जो जिम्मेदार है वो ये बताएं कि आखिर यहाँ के डॉक्टरों को आतंक का रास्ता क्यों अपनाना पड़ा, उनसे पूछिए। आप मीडिया को कह रहे थे। अब ये जिनके समय पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ और जो विदेश में हीरोइनें घुमा रहे थे बाइक पर बैठकर, फारूक अब्दुल्ला, जिनके हाथ पर हिंदुओं के खून के छींटे हैं, हाथ रंगे हुए हिंदुओं के खून में, वो आज अत्याचार की बात करते हैं। अत्याचार ही अगर आतंक के लिए जिम्मेदार है तो कश्मीर के हिंदुओं को बड़ा आतंकी संगठन बना लेना चाहिए था और हथियार लेके
वहां पर आज तक बम विस्फोट करने चाहिए थे, लेकिन होता तो उल्टा है। विस्फोट तो अब भी हिंदू इलाके में ही होते हैं और उधर नहीं होता है, या सेना पर होता है। तो यहाँ कौन है जो आड़ ले रहा है अत्याचार की? अत्याचार तो बहुत लोगों पर हुआ है। अत्याचार तो गोधरा में मारे गए हिंदुओं पर भी हुआ। क्या उसके बाद सब आतंकवादी बन गए उनके परिवार वाले? क्या हिंदुओं का कोई आतंकी संगठन बन गया? तो अत्याचार तो बहाना है। यहाँ तो असली मकसद है भारत को तोड़ना, भारत को कमजोर करना। और भारत को जैसे 1947 में दो टुकड़े किए गए, एक टुकड़ा कश्मीर से कर लेना, एक टुकड़ा बंगाल से कर लेना, फिर कहीं और से कर लेना, ताकि भारत बिखर जाए और यहाँ पर इस्लामिक शासन लाना आसान हो। और इसके लिए बरगलाना, बहकाना वो अपना चलता रहता है कि आप चाहे कश्मीर के युवकों को यही बात बताएं असली बात, या फिर उन्हें झूठा भ्रम फैलाएं कि यह तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हें कैसे सेना के बीच में रखा जा रहा है, तुम्हारे पास अपना मुख्यमंत्री नहीं है, ये सब आप भ्रम फैलाएं चाहे वहां पर। लेकिन अंतिम मकसद तो वही है, आजादी पाना भारत से अलग हो जाना। कुछ भी होगा, किसी भी तरह से समझाओगे तो मकसद तो यही माना जाएगा कि भारत से अलग होना है। तो यानी कि आप खुद को हिंदुस्तानी नहीं मानते, आप वहां कहते हैं कि ये हिंदुस्तान से आए हैं पर्यटकों को। तो जब आप खुद को हिंदुस्तानी नहीं मानते तो हिंदुस्तान के लोग आपको कैसे यकीन कर ले आपके ऊपर कि वहां पर कोई आतंकवादी नहीं है, वहां तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। किसी के माथे पे नहीं लिखा है। पर अब्दुल्ला को सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि बेटे की कुर्सी भी तो खतरे में है। इसलिए फारूक अब्दुल्ला भी बयान दे रहे हैं कि घर तोड़ा जाना ठीक नहीं है, इससे गुस्सा और बढ़ता है, इससे समस्या का हल नहीं होता, इससे आतंकवाद कम नहीं होगा। अब अब्दुल्ला ने बयान दिया है तो महबूबा मुफ्ती भी 2 कदम आगे कि लाल किले पर जो हुआ वो कश्मीर की मुसीबत बोल पड़ी। जो मुसीबत आई पड़ी है इनके ऊपर, सत्ता सुख जो भोग रहे हैं, मुसीबत आई पड़ी है, वो बोल पड़ा वहां पर। और कांग्रेस के हुसैन दलवाई वो भी कि कश्मीर में हो रहे अत्याचार की प्रतिक्रिया हो सकती है जो लाल किले पर हुआ। कांग्रेस बताए कौन सा अत्याचार? कांग्रेस के समय पर जो अत्याचार हिंदुओं पर हुआ, हिंदुओं ने तो कोई ब्लास्ट नहीं किया, और कांग्रेस के समय पर ही ये सब चीजें लागू थी। सेना तो तभी आई वहां पर जब 89-90 के बाद वहां पर आतंकवाद बढ़ा, और ये बिल्बिट्टा कराटे जैसे आतंकवादीपन पे, यासीन मलिक जैसे आतंकवादी जिससे हाथ मिलाया था मनमोहन सिंह ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस की सरकार में, तब वहां सेना की जरूरत पड़ी और आज तक जरूरत पड़ रही है। कौन से अत्याचार? फिर ये अत्याचार तो आपकी सरकार ने किया। अगर आप बात कर रहे हैं, सेना भी आपकी सरकार में आई, 370 लगा हुआ था, आतंकवाद आपकी सरकार में बढ़ा, सर्विलेंस बढ़ी है। तो यहाँ अब क्या अलग है? अब तो और बेहतर स्थिति है, कम से कम कुछ तो काम हो रहे हैं वहां पर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है, नौकरियां तो बढ़ रही हैं। तो कांग्रेस के नेता मुंह खोलने से पहले सोच लिया करें कि अगर वो मुंह खोलते हैं तो सारी गाज उन्हीं के ऊपर गिर जाती है। ये वैसा है आसमान में थूकने जैसा है कि छींटे आप ही के ऊपर आने वाली हैं। तो कांग्रेस के तो दिल्ली में बैठे हुए अलग कहते हैं और कश्मीर में बैठे हुए अलग कहते हैं, इनका दोहरा रवैया सभी देख रहे हैं। पर यहाँ जो बेचैनी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो अब्दुल्ला मुफ्ती में है, क्योंकि इनकी तो बहुत बढ़िया सरकार चल रही थी, बढ़िया मजा चल रहा था, बारी बारी से सत्ता सुख भोग रहे थे, कभी अब्दुल्ला कभी मुफ्ती, कभी मुफ्ती कभी अब्दुल्ला, चलता था इनका। अब मुसीबत ये आ गई है कि इनको किसी तरह स्टेटहुड दिलवाना है। ये इनके अचीवमेंट का पैमाना है कि हम स्टेटहुड दिलवाएं, वही हिंसा, आगजनी और आतंकवाद का यहाँ पर माहौल बने। अब ये नहीं हो पा रहा है तो आपको चुनाव में जाने में समस्या होगी, क्योंकि स्टेटहुड अभी मिलेगा नहीं। इन्होंने तो सोचा था कि केंद्र सरकार के प्रयासों से, इनके तो कोई प्रयास है नहीं, केंद्र सरकार के प्रयासों से यहाँ पर शांति रहेगी, आतंकवाद कम होगा, तो फिर हम स्टेटहुड की मांग करेंगे, और जब स्टेटहुड मिल जाएगा तो हम दोबारा चुनाव जीत जाएंगे और फिर हमारी पास ही पुलिस होगी और हम फिर से वही माहौल बना लेंगे। लेकिन अब जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, पहलगाम, लाल किले जैसी, तो उसके बाद स्टेटहुड की बात आप नहीं कर सकते। किसको देंगे स्टेटहुड? किस बात के लिए देंगे आपको स्टेटहुड? तो ये वाला इनका पैतरा फेल हो रहा है और उमर अब्दुल्ला को पीडीपी भी घेर रही है। इसलिए ये लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि और ज्यादा वहां के लोगों को खुश करो, तुष्टीकरण करो, किसी को मार भी दो, वो लोग मार भी दे तो कहो नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, मरने वाले की गलती है। तो उनको बिल्कुल भी एहसास मत होने दो कि तुमने आतंकवाद का रास्ता अपनाकर गलत किया है और ये नहीं करना चाहिए, ताकि कल को हम वोट लेने जाएं तो उन्हें हम अपने ही लगे और हमें वोट मिले। यही पूरी इनकी साजिश है। ये कश्मीर को फंसा के रखना चाहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि ये लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। ये अब्दुल्ला, मुफ्ती, इनके नेता ये सपने जरूर दिखाते हैं कश्मीर के लोगों को
लेकिन ये खुद नहीं जानना चाहते, क्योंकि पीओके का क्या हाल है, वहां का वो तथाकथित प्रधानमंत्री, उसे कौन पूछता है। सिर्फ पीओके का इस्तेमाल किस लिए है, संसाधनों के लिए और आतंकी अड्डे बनाने के लिए। वहां के लोग आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं। अगर पाकिस्तान के साथ जाकर इतनी खुशी मिलती तो वहां ये नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान का ही कब्जा है वहां पर, तो उसके कब्जे में क्या हाल होता है ये दिख रहा है। और जो भारत का हिस्सा है, आपके लिए जो काम हो रहा है यहाँ पर, ये इनको नहीं दिख रहा है। ये लोग अब्दुल्ला और मुफ्ती ये चाहते हैं कि यही रहे और कश्मीर के लोगों के अंदर ये भावना बनी रहे कि भारत दुश्मन है और वो हमें मानते रहे कि हम इस दुश्मन से आपको बचा रहे हैं, और यही इसी आधार पे हमें वोट पड़ते रहे। ये दोनों परिवारों हैं, यहाँ पर रियासतें ही बना ली इन्होंने अपनी, कि कभी मैं कभी तू, सत्ता में बारी बारी से आते रहेंगे। इस भावना को ये खत्म नहीं होने देना चाहते, क्योंकि जिस दिन ये भावना खत्म हो गई लोगों में, तो इनका चुनावी मुद्दा खत्म हो जाएगा। फिर चुनावी मुद्दा क्या होगा वहां पर किए गए काम, क्योंकि है तो पूरी मुस्लिम आबादी, तो मुस्लिम पार्टियों के बीच में अगर झगड़ा होगा तो ध्रुवीकरण कहाँ होगा, तो तब काम के आधार पर होगा। ये लोग कभी ये बात नहीं चाहते। इसी वजह से ये आज भी वही राजनीति कर रहे हैं और कल को चुनाव में जाएंगे तो यही बात लेकर जाएंगे कि हम आपको अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे। अत्याचार किसके हैं यहाँ पर? अत्याचार तो जो वहां के लोग हैं जो इन आतंकी गतिविधियों में शामिल है वो पूरे भारत पर कर रहे हैं। पर इनका ढर्रा बदलने वाला नहीं है, इनकी राजनीति ऐसे ही चलेगी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी इनके साथ भेड़चाल में चली जाती हैं और दोहरा अपना रवैया दिखाती है। लेकिन इनकी राजनीति के ज्यादा दिन नहीं है। कभी एक हो सकता है बारी बारी से एक आध बार सत्ता पा ले, लेकिन उसके बाद क्या, स्टेटहुड मिलेगा नहीं। हालात अगर सुधरे नहीं तो कब तक आप सत्ता पाएंगे, कब तक? ये 2019 में जो हटा है, 370 हटा है, उसके बाद का ही पहला चुनाव था। आगे के चुनाव में बदलाव देखिएगा। ये झगड़ा अब्दुल्ला और मुफ्ती के बीच में है और जिस दिन इनके बीच में कोई बटा, वोटर बटा, उस दिन इनकी राजनीति खत्म होने वाली है। और यही डर इन्हें सता रहा है कि कब तक हम अब भारत की बुराई कर 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 ही सिर्फ वोट बटोरते रहेंगे और कब तक ऐसी राजनीति चलेगी। आगे के चुनाव, हो सकता है कि अगला ही चुनाव इनके लिए बड़ी मुश्किल लेकर आने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।